दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की। यह सिर्फ हमारे ज्वाइन किए हुए सदस्यों को ही मिल पाएगी। और लीजिए, महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन है हमारा कि पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 350A में कहा गया खालिस्तान है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला, किसी भी वर्ग के अलग अलग भाषाओं वाले नागरिकों को अपने अनुसार लिपि के संरक्षण करने का अधिकार। ये हो नहीं सकता क्योंकि लिपि का संरक्षण करने का अधिकार कोई भी अनुच्छेद नहीं देता है। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर राज्य की प्रयास करना होगा। ये बिल्कुल कुछ मायने तक हम इसे मान सकते हैं, लेकिन जब तक पूरे हम प्रश्न न हल करें तब तक हमें सही जवाब नहीं देना है। तीसरा देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं अनिवार्य है। ये भी नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं अनिवार्य नहीं है, स्वयं भी पढ़ सकते हैं। चौथा दिया, बच्चे समस्या को परिभाषित करने की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कि हमको सबसे सही क्वेश्चन यह लगता है। क्यों लगता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और यह क्यों है सही, क्योंकि अनुच्छेद 350 का कहता है कि प्रत्येक राज्य और उस राज्य के प्रत्येक जो स्थानीय प्राधिकरण भाषाई और अल्पसंख्यक समूह के बच्चे को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं जो है वो प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उस दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बच्चे में किस प्रकार के व्यक्तित्व या लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसमें उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क। दूसरा, तार्किक, पृथक और महत्वपूर्ण सोच को हल करना। तीसरा, पहली और जटिल गणना को हल करने की क्षमता में कुशलता। और उपरोक्त सभी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जा रही है और प्रतिभाशाली बच्चे में किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्रेरक और उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क जो है वो मिलेंगे। दूसरा, तार्किक, पृथक्करण और महत्वपूर्ण सोच को हल करना भी मिलेगा ऐसे बच्चों में, क्योंकि प्रतिभाशाली है ये। पहली और जटिल गणना को हल करने की क्षमता में कुशलता होगी इनकी। और उपरोक्त सभी में हम बिल्कुल निशान लगा देंगे, क्योंकि एक बच्चा जिसे अभिवृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हल करने में समस्या होती है तो निश्चित रूप से उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क, महत्वपूर्ण सोच तथा जटिल गणनाओं को हल करने में हमेशा वो सक्षम होगा। ऐसे लक्षणों वाले बच्चे दर्शन, गणित, विज्ञान आदि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें सही जवाब आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निर्देश सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें है सृजनात्मकता एक व्यक्ति की रचनाएं, उत्पादों या विकार को उत्पन्न करने की क्षमता है जो अनिवार्य रूप से नए या उपन्यास और निर्माता के लिए पहले से अज्ञात है। वक्ता कौन है? द्रेवधल है, टॉरेंस है, विल्सन है, कैली है। अब इसमें हमको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहला द्रेवधल जो है यह सही जवाब रहेगा हमारा, क्योंकि रचनात्मकता नई स्थिति का रचनात्मक ढंग से सामना करने और फिर आदर्श समस्या को हल करने के लिए विभिन्न अनुभवों को व्यवहारिक तरीके से प्रयोग में लाने दोनों में प्रदर्शित होती है। देवधल ने कहा था, रचनात्मकता किसी व्यक्ति की रचनाओं, उत्पादों और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है जो अवश्य रूप से नए अथवा आदर्श और उत्पादक के लिए पूर्व अज्ञात होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। CCE का विस्तारित रूप क्या है? पहला, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। दूसरा, चाइल्ड केयर
इन्फोर्समेंट, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, चाइल्ड केयर एजुकेशन। और सही जवाब है हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। क्यों है? क्योंकि CCE का अर्थ होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो इस तथ्य को लागू करना आसान बनाता है कि शिक्षा आवश्यक है और इसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक और शब्दार्थ स्मृति किस स्मृति का एक हिस्सा है? अल्पकालिक स्मृति का, दीर्घकालिक स्मृति का, या विस्मरण स्मृति का, या स्मृति प्रक्रिया का? और सही जवाब हमारा आएगा दीर्घकालिक स्मृति का, क्योंकि प्रासंगिक और शब्दार्थ स्मृति लंबे समय तक स्मृति में विषय वस्तु, घटना या विषय का रिकॉर्ड रखती है, इसलिए दीर्घकालिक स्मृति सही जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अब्राहम मास्लो मूल रूप से थे, क्या थे? मानवतावादी थे, व्यवहारवादी थे, यथार्थवादी थे, और उपरोक्त सभी थे। तो सही जवाब है वो मानवतावादी थे, क्योंकि जो अब्राहम मास्लो मूल रूप से मानवतावादी थे, वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और मास्लो प्रेरणा के पदानुक्रम के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। जो पदानुक्रम का सिद्धांत है उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। मानसिक स्वास्थ्य का यह सिद्धांत प्राथमिक है, जो मानवीय जरूरतों को पूरा करने का पर प्रतिपादित है, इसलिए मानवतावादी मूल रूप से थे। अगला क्वेश्चन है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भी भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन ने कहा, स्किनर ने कहा, गथरी ने कहा, थॉर्नडाइक ने कही। तो सही जवाब है स्किनर ने कहा है, क्योंकि भाषा जो है वो अधिग्रहण वह प्रक्रिया है, भाषा अधिग्रहण की बात है यहाँ पे, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य शब्दों को समझने और संवाद करने के लिए अनुभव करने, उत्पादन करने और उपयोग करने की क्षमता प्राप्त करता है। भाषा का विकास एक जटिल और अद्वितीय मानवीय गुण है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत तेजी से भाषा प्राप्त होती है, जिसमें अधिकांश बच्चों के भाषण 3 साल की उम्र तक अपेक्षाकृत व्याकरणिक होते हैं। B.F. स्किनर ने माना कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन माध्यम से अन्य व्यवहारों की तरह भाषा का अधिगम किया जाता है, इन्होंने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो इन्होंने कहा कि संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, या चिंतन से। और सही जवाब आ जाएगा हमारा संवेग से, क्योंकि विलियम मैकडूगल ने सुझाव भी दिया था कि सहज व्यवहार 3 मुख्य आवश्यक तत्वों से बना है। उन्होंने कहा था कि अनुभूति, व्यवहार और संवेग ये 3 तत्वों से बना है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो हमारा क्या आ जाएगा? संवेग। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल रोजर सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा अनुभावनात्मक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? पहल का, एक ट्यूटर द्वारा मूल्यांकन का, करके सीखने का, अनुभव के लिए खुलापन का। अब देखिए इसमें सही जवाब आ जाएगा कि एक ट्यूटर द्वारा मूल्यांकन का। क्यों है? क्योंकि कार्ल रोजर सिद्धांत के अनुसार अनुभावनात्मक अधिगम स्व पहल है, जिसमें संपूर्ण व्यक्ति शामिल होता है। स्व मूल्यांकन और आत्म आलोचना अनुभावनात्मक सीखने और अनुभव करने के लिए बुनियादी है और अनुभव के लिए खुला है, ताकि परिवर्तन की प्रक्रिया को शामिल किया जा सके, जिसे सीखने को करके और अनुभव करके हासिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? अब यहाँ हमको बताना कि संकलनात्मक जो परामर्श है इसके जन्मदाता कौन है? थॉर्न है, रोजर्स है, विलियम्स है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा थॉर्न है। थॉर्न को हम संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए हम क्या कर सकते हैं? के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
दूसरा, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। का, बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा कि आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी, उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी अंतर्निहित हितों की आत्मपूर्ति, आनंद के लिए किसी विषय को जानने की इच्छा और उसमें महारत हासिल करने के कारण यह आंतरिक अभिप्रेरणा उसे जागृत होती है, उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, और यह है मास्लोव के पदानुक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक की सबसे उन्नत आवश्यकता है? सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की जरूरत, आत्मबोध की आवश्यकता, अस्तित्व की आवश्यकता। और सही जवाब हो जाएगा आत्मबोध की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, प्रेरणा प्रभावित करती है। जो प्रेरणा है वो प्रभावित करती व्यवहारवादी प्रक्रिया को, संज्ञानात्मक प्रक्रिया को, ऊर्जा और प्रयास को, या उपरोक्त सभी को। और सही जवाब हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रेरणा जो है वो प्रभावित करती है विद्यार्थी किस पर ध्यान देते हैं और किस प्रभावी नहीं है, इस रूप में किस पर वो ध्यान देंगे, प्रेरणा प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जो शारीरिक परिवर्तन है वह हो जाएगा, क्योंकि अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। शारीरिक परिवर्तन को अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षा के द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सुसंगत व्यक्तित्व विकास जैसे अपने व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास को दर्शाता है जो होता है। पहला, शरीर के केंद्र या मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, सिर से पैर तक होता है, पैर से सिर तक होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब है शरीर के केंद्र या मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमोडिस्टल जो विकास है वो शरीर के केंद्र या मध्य भाग से बाहर की तरफ होता है। गर्भाशय में रीढ़ की हड्डी पहले विकसित होती है, इसके बाद हाथ पैर और अंत में हाथ और पैर की उंगलियों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। और सही जवाब है ये सभी, क्योंकि जो प्रारंभिक अवस्था के लिए अच्छी शिक्षण पद्धति में मॉन्टेसरी पद्धति, प्लेवे विधि और बालवाड़ी विधि शामिल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। क्या होता है हमको यहाँ पे बताना है। तो आत्मसात्करण होता है, व्यवस्थापन होता है, अनुभव होता है, आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन होता है। और सही जवाब है आत्मसात्करण और व्यवस्थापन होता है, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच कुछ बिंदु पर विकसित होती है। जब एक बच्चा मेमने के बारे में सीखता है तो वह आत्मसात होता है, वह सभी समान जानवरों को मेमना कहता है। उस बच्चे को मेमने और अन्य जानवरों में अंतर बताने के बाद उसके दिमाग में मेमने के प्रति तैयार ढांचा यानी जो ज्ञान के निर्माण का ब्लॉक है वो विकसित हो जाता है। इस बार वह आवास है दोनों तत्व को जो बच्चे को ज्ञान की इकाई ढांचा बनाने में सक्षम बनाते हैं। इसलिए जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन आत्मसात्करण तथा व्यवस्थापन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोरशाक इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। और इसमें देखिए व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिरुचि के और अभिक्षमता के। और सही जवाब है अभिव्यक्ति के, क्योंकि रोरशाक इंक ब्लड परीक्षण का विकास हरमन रोरशाक द्वारा किया गया था, जो मनोवैज्ञानिक थे हरमन रोरशाक।
वह एक स्विस मनोचिकित्सक थे। इस परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण में 10 इंक ब्लास्ट होते हैं, उनमें से 5 काले और सफ़ेद रंग के होते हैं, कुछ लाल स्याही के साथ और बाकी 3 कुछ पेस्टल रंगों में। आगे देखते हैं हम। गार्डनर का बहुबुद्धिमत्ता का सिद्धांत बताता है। बहुबुद्धिमत्ता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। शिक्षक को डिजाइन निर्देशन के समय शैक्षिक नवाचार के एक विशिष्ट सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बुद्धिमत्ता 10 प्रकार की होती है। और सही जवाब है कि जो व्यक्ति है, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, ये इनका मत था। जो गार्डनर ने बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है और बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार होते हैं, ये हमें बताया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभिसारी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत इसके उदाहरण हैं। यहाँ बताए, अब बताना सीखने के सिद्धांत के, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के, या फिर अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत की, या बुद्धि का सिद्धांत। तो सही जवाब है इसमें बुद्धि का सिद्धांत। कैसे कि इस सिद्धांत के पास बुद्धि का सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत इस सिद्धांत के बगल में है। बुद्धि के अन्य सिद्धांत कारक सिद्धांत और समूह कारक संरचना है। इसलिए जो अभिसारी सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत के जो उदाहरण है ये बुद्धि के सिद्धांत के हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि विज्ञान, उपयोगितावाद, व्याकरण या स्वनिम? और सही जवाब है हमारा स्वनिम। क्योंकि देखिए भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स को फिनोम कहा जाता है, याद रखना है इसे। जबकि स्वर विज्ञान, शब्दार्थ, व्याकरण व्यवहारिक भाषा के तत्व हैं। स्वर विज्ञान का अर्थ भाषा की ध्वनि से है। शब्दार्थ की बात करें तो यह शब्दों और उसके अर्थ का अध्ययन है। व्याकरण की बात करें तो यह भाषा की संरचना का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नियमों को संदर्भित करता है। व्यवहारिकता जो है यह इस बात का अध्ययन करता है कि लोग प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सच नहीं है? अब आपको नहीं बताना है। वृद्धि भौतिक है, वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि औसत दर्जे का नहीं है, शरीर के आकार में वृद्धि है। और सही जवाब है कि वृद्धि जो है औसत दर्जे का नहीं है ना। क्योंकि वृद्धि शारीरिक जो विकास है और परिपक्वता है का मापन है। यह शरीर और विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि को दर्शाता है। वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैरामीटर किलोग्राम में वजन, मीटर में लंबाई और परिधि में सिर और सीना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ है तीव्र गति, क्रोधावस्था, उत्तेजित दशा या भावना। और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उत्तेजित दशा। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि उत्तेजित दशा क्यों है। संवेग अंग्रेजी भाषा की शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, इमोवेयर से, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। इस प्रकार संवेग शरीर की उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास किसे बताता है? प्रतिकूल स्थिति में व्यवहार का शोधन, एक व्यक्ति का स्वीकारपूर्ण व्यवहार, दोनों एक या दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। और हमारा सही जवाब हो जाएगा दोनों एक एवं दो। क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे इसमें कि सामाजिक विकास को समाज में प्रत्येक व्यक्ति, जो सामाजिक विकास है इसको प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक की प्रतिष्ठा के रूप में देखा जा सकता है। प्रतिष्ठा के रूप में देखते हैं हम। वे अपनी अधिकतम क्षमता को सामने ला सकें,
एक समाज की सफलता को प्रत्येक नागरिक की भलाई से जोड़ा जा सकता है। यह किसी व्यक्ति के स्वीकार्य व्यवहार और किसी व्यक्ति के प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यवहार की विशिष्टता द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला आर्थिक तत्व, दूसरा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा शारीरिक तत्व, चौथा वंशानुगत तत्व। और सही जवाब है इसमें सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, क्योंकि एक बच्चे का विकास जो है परिवार, समाज, पड़ोस और जैसे यानी सामाजिक पर्यावरणीय तत्वों से बहुत प्रभावित होता है जो बच्चे के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संयोजन जांच किसकी जांच है? व्यक्तित्व की, रचनात्मकता की, उपयुक्त दोनों की, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है इसमें उपयुक्त दोनों की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि वह कथन जो व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं। दूसरा, व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं। तीसरा, व्यक्ति विशेष प्रकार का कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। चौथा, व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। और सही जवाब है हमारा कि डी वाला जो आखिरी का है कि यहाँ नहीं पूछा है, यानी यह जो है व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, ये भी सही है। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, ये भी सही है। सिर्फ ये क्वेश्चन हमारा गलत है, इसलिए सही यही रहेगा, नहीं पूछा। अगला देखते हैं। निर्देशतः सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। पुरस्कार उन्मुखीकरण कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के अनुक्रम के खालिस्तान के स्तर से संबंधित है। प्री परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता, पोस्ट परंपरागत नैतिकता, पोस्ट परंपरागत नैतिकता और इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब प्री परंपरागत नैतिकता, क्योंकि पूर्व पारंपरिक नैतिकता के इस स्तर पर व्यक्ति के दृढ़ हितों को पुरस्कार और दंड के संदर्भ में माना जाता है। पुरस्कार अभिसंस्करण चरण में नियमों का अनुकरण केवल व्यक्ति के स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। प्राप्त दोनों होने वाले जो पुरस्कार का कारण आज्ञाकारिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणा गठन का पैटर्न क्या है? सामान्यीकरण, अमूर्तता, अधिगम, अनुभव, अधिगम, अमूर्तता, अनुभव या अधिगम, अमूर्तता, सामान्यीकरण और इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा अनुभव या अधिगम, अमूर्तता, सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। बाल विकास का किसी रचनात्मक कक्षा में वैकल्पिक अवधारणाओं को माना जाता है। शिक्षा का आखिरी बिंदु, शिक्षण में इनकी कोई जगह नहीं है, शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु, शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका। और यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका, क्योंकि वैकल्पिक क्षेत्र प्रयोग करने के क्षेत्र उपलब्ध कराता है और शिक्षार्थी कहीं रचनात्मक तरीके से समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है किसी रचनात्मक कक्षा में वैकल्पिक अवधारणाओं को माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई प्रश्नावली को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।